हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल MSB HD क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं BPSC के पेपर की चीड़-फाड़ करने के लिए। उसका आज पोस्टमार्टम करेंगे। तो दोस्तों, हम टाइम को बर्बाद न करते हुए, टाइम को बचाते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, परचिनकारी पेट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, परचिनकारी जो पेट्रा ड्यूरा है, इंग्लैंड की एक फेमस चित्रकला है, जिसमें दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी की जाती है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, ये भारत में सबसे पहले 1600 ईस्वी के आसपास आया था मुग़ल शासनकाल में। तो दोस्तों, मुग़ल शासनकाल में ये सबसे पहले भारत में आया था। जी, यहाँ पर आगरा में सबसे पहले बना था, इसका उपयोग किया गया था। जो जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने अपने पिता मिर्ज़ा घियास के बेग के लिए मकबरा बनवाया था, और उस मकबरा को उतमाद उद दौल्लाह का मकबरा कहा जाता है, जिसमें परचिनकारी कला या पेट्रा ड्यूरा की अच्छे से जो है वहाँ पर दिखती है। चलते दोस्तों, इसका ऑप्शन ऐसे हो गया। चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है। जहांगीर जो है चित्रकारी का बहुत ही शौकीन था, उसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल विभाजन में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की थी? दोस्तों, बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन सी सही है। चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने 1983 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने के लिए किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। दीनबंधु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो दोस्तों, ये 17 का युद्ध जो है फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट ये नहीं था, चार्टर एक्ट अधिनियम नहीं था, फिट इंडिया नहीं था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भारत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों, कोल विद्रोह की बात करते हैं, अगर कोल विद्रोह पर बिहार का सबसे पहला जातीय विद्रोह था। कोल विद्रोह बिहार का सबसे पहला जातीय विद्रोह था, और वो सिंहभूमि में हुआ था। तो दोस्तों, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। अगला हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो किसानों की ओर ध्यान जो है गांधी जी का राजकुमार शुक्ल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी जो है राजगृह थी। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन कोई नहीं दिया गया इसमें, चूँकि प्रथम राजधानी पूछी तो प्रथम राजधानी राजगृह ही थी। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी सही है।
निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन हुआ था जिनमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? दोस्तों, अगर बात करते हैं कि भारत में गांधी जी का कौन सा आंदोलन हुआ था सबसे पहला, तो भारत में गांधी जी का सबसे पहला चंपारण आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन बी सही हो जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? तो दोस्तों, जूते हुए खेतों के निशान जो है कालीबंगन में मिलते हैं। ऑप्शन ए सही है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित हैं? दोस्तों, अगर त्रिरत्न की बात करते हैं, अगर हम त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में भी था, जैन धर्म में भी था, लेकिन यहाँ पर दिया है सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान, सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था और सम्यक आचरण का अर्थ है सटीक क्रिया। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगर हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ। तो 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्या पूछ रहा है? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो दोस्तों, कनिष्क ने की थी चतुर्थ बौद्ध संगीत की आयोजित किया था, जो कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। अगर हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीत की, तो प्रथम जो है राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु ने किया था। द्वितीय कालाशोक ने किया था और ये वैशाली में हुई थी। तृतीय की बात करते हैं तो अशोक ने पाटलिपुत्र में किया था। और चतुर्थ बिहार से बाहर बिहार से बाहर कश्मीर में हुई थी, जिसका आयोजन कनिष्क ने किया था। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों, भारतीय दर्शन परमाणु का प्रतिपादन का सिद्धांत किसने किया था? महर्षि कणाद ने अपने वैश्विक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वैशेषिक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो अगला है क्वेश्चन हमारा, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों, बलबल ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चोल। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो दोस्तों, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह जो है, ये पोर्ट ब्लेयर बनने के लिए है। पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चूँकि ऑप्शन में कोई यहाँ पे नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो दोस्तों, राजस्थान भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खनिज और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन, कैमूर। दोस्तों, यही ऑप्शन सही है, लाइमस्टोन, कैमूर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, उद्योग और स्थान में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पर जो गलत होगा वो सही होगा, जो सही है वो गलत है। तो दोस्तों, ये क्या है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सही है।
सीमेंट बंजारी में है, सही है। फर्टिलाइज़र भौराही में है, ये भी सही है। रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर, ये दोस्तों गलत है। ये है मडौरा में है, ये मडौरा में है। चूँकि ये गलत है इसलिए ऑप्शन डी सही है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। तो बिहार में निम्न में से किस जिले में ही पीडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों पीडमोट स्वैम्प मिट्टी जो है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों हमारा आ गया। तो बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है? तो दोस्तों देखिए, दरभंगा इसमें सही है, ये पूर्णिया भागलपुर ये भी सही है, पूर्णिया भागलपुर ये भी सही है, तिरतुह सारण ये भी सही है, कोसी मगध ये ऑप्शन गलत है इसलिए ऑप्शन सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 ख़त्म हो गया। अब आइए 27 की हम बात करते हैं। अब 27 है, जनजातीय और ज़िले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों दिया कौन सा जोड़ा सही नहीं है, 27 का कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछ रहा है। संथाल बाका सही है, मुंडा जुमई ये गलत है दोस्तों, तो ये गलत है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है? तो दोस्तों 2019 के अनुसार ये था 2.76 था, 2.76 था। तो 2019 के अनुसार चूँकि कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है ऐसे, तो हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दोनों वाल्मीकि उद्यान है, ये पश्चिमी चंपारण में है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से ये है होन्शु। दोस्तों होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है, यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। अगर बात करते हैं तो ये इंडोनेशिया के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, द्वीप है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है दूसरा जो द्वीप है। पहला इंडोनेशिया है, दूसरा जो है ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप होन्शु है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? दोस्तों ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का भाग है, ऑप्शन ए सही है। अगर बात करते हैं डेनमार्क जो है, ग्रीनलैंड अगर राजनीतिक रूप से देखते हैं तो डेनमार्क का भाग है, अगर भौगोलिक रूप से देखते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। दोस्तों चलते हैं, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन चीन है। 33 का हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो
तो दोस्तों अगर बात करते हैं सबसे अधिक देश हैं तो अफ्रीका में हैं। सबसे अधिक देश की बात करते हैं तो अफ्रीका में है, इसमें 54 देश हैं। 54 देश हैं, 54। अगर बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जो है देशों की संख्या में सबसे अधिक देश जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में हैं। और सॉरी, देशों की संख्या में सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ऑप्शन सी सही है। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा एशिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भी सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। एशिया जो है, एशिया में विश्व की 60% जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की प्रतिशत की तुलना में सबसे अधिक है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो है मिजोरम की है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक से नहीं है? तो इसमें है चिकमंगलूर सही है, कुर्ग ये भी सही है, कर्नाटक से ही है, बाबा बुदन गिरी ये भी सही है, पुनलेज ये दोस्तों तमिलनाडु से है। तो ऑप्शन डी जो है कर्नाटक से नहीं है, तो इसलिए ये सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला है भारत का कच्छ है दोस्तों, ये गुजरात में है। सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा लेह है। हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं हम। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। लेकिन अगर राज्य यहाँ पे चूँकि पूछ रहा राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, 39 हमारा 39 है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? दोस्तों उत्तर में हमारा हिमालय पड़ जाता है बिहार के, तो हिमालय की ओर, तो हिमालय से सभी नदियां हिमालय से प्रवाहित होती है, हिमालय की ओर हमारी कोई नहीं प्रवाहित होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है दोस्तों। चलते हैं 39 हो गया, 40 पे चलते हैं। निम्न हिमालय श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो दोस्तों अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। अगर अटल टनल की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। इसका पहले नाम रोहतांग था, इसका पहले नाम रोहतांग था। मोदी जी ने इसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया। इसकी लंबाई अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, लंबाई 9 किलोमीटर है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? दोस्तों विधि का नियम या कानून का अधिराज्य क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय पंचायत। तो यही सही हमारा है, ये सही है। तो चलते हैं 42 पे। पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागरिकता अधिनियम कानून कब पारित हुआ था? तो दोस्तों नागरिकता कानून अधिनियम जो है 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा है
73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? दोस्तों 73वें संविधान की जो है ऑप्शन हमारा डी सही है, 64वें से हुई थी। 73वें संविधान में जो है पंचायती राज की बात की जाती है, पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाती है। इसका जो है इसकी जो है नींव रखी थी 64वें संविधान संशोधन में राजीव गांधी ने 1900 64वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसमें राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी। लोकसभा में पहली बार जो है इसका विधेयक पेश किया था, हालांकि राज्यसभा ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन की जो है संवैधानिक जो है शुरुआत 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 45। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। ऑप्शन बी सही है। 46। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीयकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो स्वायत्तता ये है, लोक सहभागिता ये भी है, स्थानीय समुदायों में आत्मनिर्भरता को नहीं जगाना ये नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 47। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर अधिनियम, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ये दोस्तों ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 48। इसमें है हाल ही में संसद की नई इमारत का निर्माण की बोली किसने जीत ली है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीत ली है। दोस्तों संविधान की नई बोली का जो है संविधान की इमारत के निर्माण के लिए नई बोली जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीत ली है। इसका बजट 971 करोड़ का है, 971 करोड़ का है। उसने दावा किया है कि 2022 तक इसको तैयार कर देगा। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा ए सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत हुई थी। और इसका कार्य है देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो है संचालन करता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की तो इसके लिए जो बात 324 अनुच्छेद से 329 अनुच्छेद में की गई है, लेकिन इसकी स्थापना की बात अनुच्छेद 324 में की गई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख कौन है? तो ये ऑप्शन सी रेखा शर्मा है। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा जो है डी सही है। भारतीय सांख्यिकी संचालन ISI करती है जो है। तो अगला क्वेश्चन हमारा व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है। दोस्तों इसमें भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है
और विगत वर्ष से 77वें से 63 स्थान पर है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह कर बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन सी सही है, 15 लाख करोड़ रखा है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो शामिल है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक पोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो निर्यात क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली है राज्य में सफल वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ऑप्शन बी है, बैंक की एनपीए की समस्या को हल करेगी। ऑप्शन सी है, राज्य परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन डी है, स्थानीय। इसका दोस्तों ऑप्शन ई सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया जाता है, तो यह पुरस्कार मक्का और गेहूं के उत्पादकता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार की भत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने के लिए परिसम्मित की योजना संपत्ति प्रदान करना, युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन ई सही है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी है, बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह था। तो दोस्तों 2018-19 में यह 35% था। चूँकि कोई नहीं दिया गया तो इसलिए ऑप्शन ई सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्यान्नों का निर्यात। 63 चलते हैं, भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। 64 का, वर्ष 2019-20 में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापार का भागीदार रहा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 65, भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
क्वेश्चन नंबर 66। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल है। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में निम्न रूप में से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो भोला भाई देसाई थे। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 70। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? दोस्तों इसमें वो हमें चूज करना है वो जोड़ी सही, वो ऑप्शन सही होगा जिसमें दी गई जोड़ी जो है गलत होगी। अब वो ऑप्शन गलत है जिसमें दी हुई जोड़ी सही है। तो विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही ये सही है, चूँकि ये सही है इसलिए गलत है। CR दास देशबंधु ये गलत है, तो ये सही है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए सही है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो इसका 1/3 भाग रखा जाता है। तो ऑप्शन सॉरी दोस्तों, इसका 3/20 भाग रखा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। अगला क्वेश्चन। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों सामल दास कॉलेज में पढ़ाई की थी। ऑप्शन ए सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में नाना साहब थे, बेगम हजरत लखनऊ में थी, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से थे, बेगम जीनत महल जो थी दिल्ली से थी। अगर दोस्तों ये बेगम हजरत महल होता तो लखनऊ से हो जाता। तो ऑप्शन ई सही है, सभी भाग लिए थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 79। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो दोस्तों इन्होंने अधिनियम 1935 का अधिनियम जो है उसके लिए कहा था। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो दोस्तों दांडी यात्रा की बात करते हैं तो ये 24 दिन तक चली थी। दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, यानी कि 24 दिनों तक चली थी। तो ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर
81। दोस्तों 81 दिया है। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों में एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में हैं। अगर 14 खिलाड़ी हॉकी और बास्केटबॉल दोनों में हैं खेलते हैं, 12 खिलाड़ी फुटबॉल और बास्केटबॉल में दोनों खेलते हैं और 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों में खेलते हैं तथा 8 खिलाड़ी तीनों खेलते हैं। तो पूछ रहा हमसे तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए देखिए हम सर्कल बनाएंगे, यही बनाएंगे ऐसे। तो 1 मिनट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखिए ये मान लिया हॉकी है, ये बास्केटबॉल है और ये फुटबॉल है। तो क्या अगर इसमें 8 खिलाड़ी खेलते हैं, इसमें 8 तीनों खेलते हैं, बोल रहा 8 तीनों खेलते हैं। तो देखिए और उसके बाद क्या बोल रहा है, 14 खिलाड़ी हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। देखिए 14 खेलते हैं दोनों, तो ये 8 तो हो गया और ये 6 हो जाएंगे। 8 6 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं। उसके बाद दे रहा है 12 खिलाड़ी फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। देखिए 12 खिलाड़ी फुटबॉल और 8 ये है तो ये 4 हो जाएंगे, 8 4 12 हो जाएगा, फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों हो जाएंगे। उसके बाद दिया है 15 खिलाड़ी हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो ये 8 है, ये 7 हो जाएगा, 8 7 15। अब पूछ रहा है, देखिए कितना दिया है। अब हॉकी में अगर देखते हैं, पूछ किसका रहा, कितने खिलाड़ी केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल में यहाँ पे टोटल दिया है 29 खिलाड़ी जो है टोटल फुटबॉल खेलते हैं। तो ये कितना हो गया, 8 7 15 4 19, तो 10 खिलाड़ी टोटल बचे जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले इसको रफ कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, मोहन 25 दिनों में एक काम करता है और जिसे उसी काम को सोहन 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों अगर 5 दिनों के लिए काम करते हैं, उसके बाद शेष बचे काम उसमें मोहन छोड़ जाता है और शेष बचे काम को सोहन कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये पूछ रहा है। देखिए इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक दिन में कितना करेगा मोहन, 1/25। चूँकि 5 दिन की बात हुई तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर हम सोहन की बात करते हैं तो सोहन एक दिन में 1/20 करेगा और 5 दिन की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इनका निकालेंगे तो आ जाएगा इसको 1/5 प्लस 1/4, तो आ जाएगा 9/20। मतलब अगर काम 20 यूनिट था तो उसमें से दोनों ने मिलकर 9 यूनिट कर दिया। 9 यूनिट कर दिया तो बचा कितना, अब 11 यूनिट बची। चूँकि अगर काम 20 यूनिट था, सोहन अकेले 20 दिन में पूरा काम करता था, तो मतलब एक दिन में 1 यूनिट पूरा करता था। चूँकि 9 यूनिट हो गया है, 11 यूनिट बचा है अब, तो 11 यूनिट करने के लिए सोहन को कितने दिन लगेंगे। चूँकि एक दिन में 1 यूनिट कर रहा तो 11 यूनिट 11 दिन में कर देगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी सही था। अगला क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर रुक जाती है। देखिए ये घड़ी है, ये 12 बजे चलना स्टार्ट करती है और ये 6 है, ये 5 बजे रुकती है और 5:10 पर रुक जाती है। तो पूछ रहा है घंटे की सुई जो है यहाँ से स्टार्ट की कितना घूमेगी। देखिए अगर बात करते हैं 1 12 और 1 के बीच कितने डिग्री का कोण है, 30। चूँकि यहाँ पर देखिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, फिर 5 आया, तो 1 2 3 4 5 जो हो जाएगा, तो 5 × 30 तो 150 डिग्री हो जाएगी। ये 150 प्लस 1 घंटे में जो है, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/30
एक बटे जो है 1/6 डिग्री जो घूमती है दोस्तों। घंटे की सुई जो है 1 मिनट में 1/6 डिग्री घूमती है, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसका ऑप्शन सॉल्व करने के बाद इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 155 डिग्री। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन 155 सही था। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं एक का जो है अगर वर्ग करते हैं तो 1 आता है इकाई के स्थान पे, 2 का करते हैं तो 4 आता है, और 3 का करते हैं तो 9 आता है, 4 का करेंगे तो इकाई के स्थान पे 6 आएगा, 5 का करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 आएगा, 6 का करने पे इकाई के स्थान पे 6 आएगा, 7 का करने पे इकाई के स्थान पे 9, उसी प्रकार 8 का करने पे इकाई के स्थान पर 4 आता है, और 9 का करते हैं तो इकाई के स्थान पर 1 आता है, 10 का करते हैं तो 0 आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर 9 है, हाँ ये हो सकता है वर्ग, 6 है ये भी हो सकता है, 6 है ये भी हो सकता है, 1 है ये भी हो सकता है, लेकिन 2 जो है ये कभी भी, जो कि किसी के इकाई के स्थान पर 2 आया ही नहीं वर्ग करने पर, तो 2 ये दिया है ऑप्शन बी, ये कभी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, दिया है 2 समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है 217x प्लस 131y बराबर 913, और दूसरा समीकरण है 131x प्लस 217y बराबर 827। दोस्तों अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, y को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, 913 माइनस 131y, और टोटल की डिवाइड बाई 217 करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू वही पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे और हमारी वैल्यू मिल जाएगी, x की मिल जाएगी 3 और y की मिल जाएगी 2। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 86। तो दोस्तों इसको देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए एक शहर की जनसंख्या है 1,76,400 है, यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल की क्या हो जाएगी। दोस्तों ये जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ बढ़ती है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसी प्रकार बढ़ती है, तो ये हो जाएगा हमारा, निकालने का फार्मूला रहेगा P इंटू 1 प्लस R बाई 1/R, R/100 हो जाएगा हमारा, आ जाएगा इसका फार्मूला अगर हम लिखते हैं, देखिए आ जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100, चूँकि 2 साल का पूछा है तो इसका हो जाएगा इसका। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसका ए, ऑप्शन ए आ जाएगा। इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पी की वैल्यू जो है ये पी की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू जो है 5 पुट कर देंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। देखिए अनुक्रम दिया है 4, 18, 48, 100, एक्स दिया है, यहाँ पे पूछ रहा क्या आएगा। इसको जो हम सीरीज़ निकालेंगे, सीक्वेंस आएगा हमारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टाइम चूँकि ज़्यादा लग रहा है, टाइम अब हम बचाते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों इसका जो है अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है जैसे NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। तो यहाँ पे दोस्तों हम वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे, हमारा ऑप्शन सी सही आ जाएगा, 11 आ जाएगा n की वैल्यू। इसको आप फार्मूले में रख के पुट करिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमको बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए पूछा है
ये तो सीधा ट्रिक ही हमारी है। एम संख्याओं का औसत जो है एन स्क्वायर पूछ दिया है, एम का औसत एन स्क्वायर दिया है और एन का औसत एम स्क्वायर दिया गया है। अगर ऐसा कभी दिया होता है तो सीधा इसका एम प्लस एन का औसत पूछ रहा है, तो हमारा एम प्लस एन का औसत हो जाएगा एम इंटू एन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूँकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो टाइम को हमें थोड़ा बचाना है। क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 की बात करते हैं तो दिया है दूध किसका घटिया स्रोत है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत है, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 92। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो इसका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो ये है इन्वर्टेज, ऑप्शन बी सही है। सॉरी, इसका ऑप्शन सी सही है। इसका ऑप्शन 93 का ऑप्शन सी सही है, जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है। तो चूने का पानी जो है CO2 के द्वारा दुधिया हो जाता है, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेट्रोल द्वारा डीजल के जलने से उत्पन्न होता है। पेट्रोल द्वारा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता होती है। तो दोस्तों इसमें H+ आयन की सांद्रता घटती है और ये 1000 गुना घट जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 96 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 97। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो दोस्तों ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 98। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध कितने होते हैं। तो 12 3 होते हैं, 12 सिग्मा होते हैं, पाई बंध जो होते हैं 3 होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 98 का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो दोस्तों यूरिया में जो उपस्थित होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सही है। चारों होते हैं, उत्पन्न होते हैं, चारों उपस्थित रहते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है। तो शीशा ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है। तो विटामिन के जो होती है रक्त के थक्के बनाने में जो है मदद करती है। महिला सेक्स हार्मोन से है। तो दोस्तों महिला सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है, ऑप्शन ए सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 103। पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा ए सही है, कार्लसन को दिया गया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। तो थायराइड ग्रंथि की कमी जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन सी सही है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो कड़वाहट के लिए मानव जीव का जो है पिछला भाग जो है संवेदनशील होता है, ऑप्शन सी सही है। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि देखिए अदरक तना है जड़ नहीं है। अब इसको हमें बताना है जड़ नहीं है क्यों तना है, क्योंकि इसमें नोड और एंट्रोज होते हैं। यह खाद्य सामग्रियों को संग्रहित करता है, तो ऑप्शन ए सही है, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसलिए तना है जड़ नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन जो है दोस्तों बी सही है, इसमें नोड और एंट्रोज होते हैं, तो ऑप्शन बी सही है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। 107 निम्न में से मीठी चीनी है। तो दोस्तों देखिए इसमें जो है फ्रक्टोज जो है मीठी चीनी है, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 108 निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो अगर सेब की बात करते हैं तो सेब एक सच्चा फल नहीं, बाकी सब फल हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन बी सही है। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग का यह स्रोत है। तो ये फूल की कली है। लौंग जो है फूल की कली है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किस उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। तो इंफ्रारेड है, तो ऑप्शन ए सही है, इंफ्रारेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो दोस्तों पूछ रहा है, दिया है एक का दिया है तो दूसरे का पूछ रहा है, तो दूसरे का हो जाएगा 4.71, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है। प्रतिरोध बढ़ता है घटता है वही रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, घटता है। फैराडे स्थिरांक क्या है। तो ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 115। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यह दूरी की इकाई, ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या कौन सा नहीं बदलता है या नहीं बदलता है। तो दोस्तों इसमें दिया है आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति सेम की सेम रह जाती है, बाकी सब बदल जाता है। चलते हैं अगले पे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है लाइट के वेग के बराबर होता है, तो ये हमारा है ऑप्शन ए सही है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 118 117 हमारा हो गया। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। तो चांद पर पैर रखने वाला पहला आदमी था नील आर्मस्ट्रांग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए दोस्तों है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होती है। देखिए 242 माइनस 94 करेंगे तो 148 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे ज़्यादा सयानता किसकी होती है। तो दोस्तों पूछ रहा सबसे ज़्यादा सयानता किसकी होती है। तो शहद की सबसे ज़्यादा सयानता होती है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। 121 किस भारतीय फिल्म अभिनेता का टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। तो आयुष्मान खुराना है। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशासित किया गया है। तो 8 है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस पार्टी दल से प्रारंभ किया था। तो संयुक्त सोशलिटी पार्टी से किया था, ऑप्शन सी सही है। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। कब किया। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, 25 सितंबर 2020 को जारी किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 125। 121 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य
घर तक फायर की योजना स्टार्ट हुई थी? तो बिहार में हुई थी दोस्तों, ऑप्शन सी सही। चलते अगले क्वेश्चन पर। 126, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए हुए थे, ऑप्शन बी सही है। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, चीन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसको भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया गया? किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो ऑप्शन ए सही है, प्रहलाद सिंह पटेल। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था वियतनाम में, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो दोस्तों ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 2020 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, तो ऑप्शन सी सही है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA संबंधित है। तो दोस्तों ये ऑपरेशन संबंधित है हमारा मेक आर्मी ग्रेट ऑर्गेन अभियान से, तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है, संयुक्त राज्य अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने पहला जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश बहरीन था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अक्टूबर 2020 में से जून 2020 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये भारत को बनाया गया है, तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मेरी सहेली का उद्देश्य है रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 136, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसने दिया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजमाता बीरा राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, तो ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। तो चलते हैं ऑप्शन सी सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 138, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र चीलूपो में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में दिया जाता है, तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 139, किस निजी क्षेत्र में बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया था? किसने चालू किया? तो HDFC ने, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140, दिया है भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये दिल्ली में चालू हुआ था, ऑप्शन बी सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 141, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायु स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना सम्मिलित किया गया था?
तो दोस्तों ये अम्बाला है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम है। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 143। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नीतू डेविड, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं दोस्तों 144 पर। महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो नाओमी ओसाका, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? तो दोस्तों इलियुड किपचोग है। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं दोस्तों 146 पर। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो सुरेश रैना ने 15 अगस्त को धोनी के साथ जो है संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो चलते हैं ऑप्शन ए सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अनुपम परेश रावल को किया गया दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। अब परेश रावल को किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वराज भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो रसायन चिकित्सा के चिकित्सा विज्ञान के लिए दिया गया है, ऑप्शन सी सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया। तो ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका निवारण करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा बीपीएससी के कट ऑफ को लेकर हमारा वीडियो होगा अगला। अगर अभी हम बात करते हैं तो अभी कट ऑफ जाने की जो है उम्मीद है 107 से 115 जो है जनरल की कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों चलते हैं। अगर जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।